एवरीवन। सो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत लोगों ने कमेंट किया, करीबन 500 पीपल से ज़्यादा स्टूडेंट लोग ने कमेंट किया कि फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है इसके न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, और एमसीक्यू है, इनके आंसर्स और न्यूमेरिकल जितने भी हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 22 तक, इन सब का हमको आंसर चाहिए। ठीक है, सो आज मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन के साथ एकदम अच्छे से, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट या नोट्स वगैरह ले सकते हो, सबका अच्छे से पूरा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, सो ये है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का एक्सरसाइज फुल सॉल्यूशन के साथ, और एकदम हैंड रिटन मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। और आप लोग मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन ले सकते हो, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करके पूरा सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट अगर देखो यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अगर सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए तो जरूर आप लोग मुझसे यहाँ पे मैसेज या फिर कोई भी कांटेक्ट यहाँ पे करो तो आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। बिकॉज मैं फटाफट यहाँ पे एमसीक्यू का सिर्फ आपको आंसर चाहिए था, इसके लिए मैंने फटाफट यहाँ पे आंसर्स दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे जो भी लिखा हो आप लोग रीड कीजिए, जो भी हो, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, इसका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कि ओनली क्यू करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है आपको जानना है कि यही ऑप्शन बी क्यों आ रहा है यहाँ पे, या ऑप्शन बी है, सारे का आंसर कैसे आ रहा है, इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए सो प्लीज वहां पे जाओ, कांटेक्ट करो, आपको जरूर पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के साथ। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बी है। किसे पता था कि सारे के सारे आंसर बी ही होंगे। ठीक है, सो सबके आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑप्शन बी अपना आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10th जो यहाँ पे 10th फिलहाल नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर ये 6 है। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी रॉन्ग, आपको पता है जितने भी हम न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे उनके बहुत सारों का जो आंसर होगा ना वो भी बहुत सारा रॉन्ग मिलेगा। आप कितना भी सॉल्यूशन निकालो उनके आंसर्स बहुत सारे छोटे थोड़े मोड़े मतलब इधर उधर है। हो सकता है जब नेक्स्ट अपडेट आए, नेक्स्ट ईयर का जो टेक्स्ट बुक अच्छे से अपडेट होके आए तो वहाँ पे सॉल्यूशन का जो आंसर रहेगा अच्छे से बन के आए। बट इस साल की जो पीडीएफ है अपने पास, जो टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे पूरा सा मतलब जो सॉल्यूशन है कुछ कुछ क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल का रॉन्ग है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में जो आंसर दिया वो रॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। सो ये क्वेश्चन नंबर अभी 6 है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, जो काइनेटिक इक्वेशन या जो भी काइनेटिक इक्वेशंस या फिर एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूछ के रखा है तो उसका रेशियो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे 1:1:2 आता है आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, तो ठीक है वहां पे आप लोग को मिल जाएगा लिंक, या फिर इंस्टाग्राम में आप लोग जाओ, या फिर कहीं भी ईमेल करो, कहीं से भी कांटेक्ट करो, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ। बाकी के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो वो पूरा प्रूफ वाला जो थियरी है वो सब हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में, जो इसके पहले के पूरा पार्ट अपलोडेड है, वहां पे आप जाओ। ठीक है, अभी तक सारे के सारे चैप्टर्स एकदम अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सब अपलोडेड है। आप जाओ वहां पे पूरा का पूरा वॉच करो, वहां पे सारा आपको थियरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन एक्सरसाइज से पढ़ो और वहां का सॉल्यूशन एग्जैक्टली आपको छापना है बस, और कुछ नहीं करना है। पूरा मैंने अच्छे सॉल्यूशन नोट्स के साथ दिया है। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है अपना न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलो फटाफट रीड करते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या दिया है। एन ant is stuck to a rim of a bicycle wheel of a diameter 1 मीटर। ठीक है, जो डायमीटर है उसका 1 मीटर है। ठीक है, अभी हम गिवन सब लिखेंगे तो डायमीटर याद रखना 1 मीटर। while the bicycle is on central stand the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2। देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, f की वैल्यू 10 सेकेंड टाइम गिवन है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सिलरेशन, यानी कि एंगुलर जो एक्सिलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, यानी कि मोस्टली यहाँ पे मोशन कर रहा है ये। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है कंप्लीटेड बाय द एंड इन दिस 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करता है ये हमें फाइंड करना है, और टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यानी कि देखो ध्यान से समझना, जो सेकंड पूछा ही थोड़ा सा दिमाग खाएगा आपका। ठीक है, पूछा क्या है कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन से लेके 10th रिवॉल्यूशन तक के बीच में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये हमको पूछ के रखा है टोटल। और फर्स्ट वाला तो एकदम सिंपल है, इजी है कि मतलब 10 सेकेंड में हाउ मच रिवॉल्यूशन इट विल मेक, या फिर कंप्लीट करेगा। तो 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा वो तो हम कैपिटल एन से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है।
और आई होप कि आपने पूरा फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी फॉर्मूले की, ठीक है, जिसमें हमने सॉल्व एग्जांपल भी देखा था, तो उसे आपने पूरा फॉर्मूला वगैरह लर्न किया होगा। सो यहाँ पे आपको फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो अभी पूछा है 12 का 2 है, जो यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट और जो लास्ट रिवॉल्यूशन है ना कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ध्यान देना अच्छे से। तो हम कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, इसका और इसका टाइम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। ध्यान देना, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को फर्स्ट रिवॉल्यूशन और 10th रिवॉल्यूशन के बीच का टाइम पूछा है, ठीक है। तो 10th रिवॉल्यूशन का हम लोग निकालेंगे टाइमिंग और फर्स्ट रिवॉल्यूशन का हम लोग यहाँ पे टाइमिंग निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व है। पहले गिवन क्या था अपने को, डायमीटर डी दिया है 1 मीटर, तो रेडियस निकाल लेते फटाक से। तो रेडियस क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा मेंसुरेशन चैप्टर में, रेडियस इज इक्वल टू जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 0.5 मीटर अपने को रेडियस मिल जाएगा। फिर जो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, तो इसको ये जो रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है ना आरपीएस, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये हर्ट्ज होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। सो यहाँ पे 2 हर्ट्ज हम लोग एसआई यूनिट में ले सकते हैं, बिकॉज जो हर्ट्ज होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज ये एसआई यूनिट में होती है, ठीक है। फिर है टाइम 10 सेकंड, ये भी एसआई यूनिट है। आपको बार बार मेक श्योर करना है कि आपका जो गिवन डेटा है उसकी यूनिट्स सारी एसआई में होनी चाहिए, या तो फिर सारी की सारी सीजीएस में होनी चाहिए, मतलब दोनों में मिक्सअप नहीं चाहिए। अगर होगा तो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, अगर यूनिट चेंज नहीं करोगे तो आंसर पक्का रॉन्ग आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब फाइंड क्या करना है अपने को, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन और लास्ट यहाँ पे जो देखो नेक्स्ट वाला जो सेकंड रिवॉल्यूशन है, इनमें कितना टाइम लगेगा, यानी T1 एंड T2 हमने कंसीडर किया कि T1 फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम है कंप्लीट करने में, जब आंट अपना सर्कुलर मोशन फर्स्ट रिवॉल्यूशन करती है, सो ये है, और सेकंड रिवॉल्यूशन में टाइम T2 है। तो हमको इन्हें दोनों फाइंड करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके। सो काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको ये वाला पता ही होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि v किस में चेंज होता है, ओमेगा में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो u है ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये चेंज होगा ओमेगा नॉट में। फिर a होता है एक्सेलरेशन, तो ये चेंज होगा अल्फा में, और टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है। सो हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाता है। फिर हमें पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन, और n मतलब क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहाँ पे f से दिखाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यहाँ पे 2 पाई f आ जाएगा। ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, जब आंट चलना स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। और अल्फा टी, टाइम कितना है 10 सेकंड है, 2 पाई 2 यहाँ पे 4 पाई 10 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 10। यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू 0.4 पाई। देखो यहाँ पे 3.143 हमने अल्फा की वैल्यू रखी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी है। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके अल्फा ले लो, या तो फिर वापस से पाई कर दो, वो आपके ऊपर है, चाहे तो आप जैसा भी करो, क्योंकि अगर हम ऐसा 0.4 पाई रखते हैं तो हो सकता है आगे चल के पाई पाई कैंसिल हो जाए, अपने को कुछ आंसर दे दे, इसलिए हम अपना आंसर पाई में रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा मिल गया अभी, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन मिल गया। चलो यही वाला हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे अभी आगे चल के। ध्यान देना, एक और नया काइनेमेटिकल इक्वेशन जिससे हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह मिले। और क्यों, क्योंकि अपने को उसने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पूछा था, और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल N, वेयर N इज दी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंप्लीटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, चाहो तो आप नोट करते जाओ जितने भी फॉर्मूले, एक साइड में किसी पेन उठा के कॉपी में, एक साइड में किसी पेज में फॉर्मूला नोट करते जाओ जितने भी यूज हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे जो कि यहाँ से मिला है। S क्या होता है अपना, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, सो डिस्टेंस को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिप्लेस किया है, ठीक है। ऐसे होता है, आपको पता है ये काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके ना। 2 पाई n थीटा का फॉर्मूला, जो यहाँ पे ओमेगा नॉट है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो 0 हो जाएगा। 1/2 अल्फा की वैल्यू अभी 0.4 पाई मिली है। टाइम कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर दिया है। फिर 2 पाई n 0, 2 पाई 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर यहाँ पे फटाफट हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है ये हमको चाहिए 10 सेकंड में, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो अपने को आगे क्या मिलेगा, ये 0.2 है और इंटू 100 है, तो 0.2 इंटू 100 हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, तो 20/10 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 है फिलहाल, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 10 आएगा, तो अपने को 10 रिवॉल्यूशन मिल गया, यानी कि 10 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगेगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, 10 रिवॉल्यूशन आंसर आया,
ठीक है, जो फर्स्ट था। अब सेकंड के लिए हम लोग बढ़ते हैं, तो सेकंड के लिए उसने क्या बोला था कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन और जो लास्ट रिवॉल्यूशन यानी कि 10th वाला रिवॉल्यूशन, क्योंकि टोटल तो 10 रिवॉल्यूशन कर ही रहा है, अभी हमको पता चला, ठीक है। तो 10 रिवॉल्यूशन और फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बीच का कितना टाइम लगेगा, इतना परफॉर्म करने में उसे कितना, हाउ मच टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 10th में और फर्स्ट में जितना टाइम है उसको माइनस कर दो 10 वाले से फर्स्ट वाले में, उतना टोटल टाइम आ जाएगा। तो पहले हमको फर्स्ट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा वो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए थीटा 1 जो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका, वो थीटा 1 है, तो 2 पाई n हो जाएगा। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए n इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट 1 आ जाएगा, आंसर आया 2 पाई, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई मिल गया। फटाक से फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाओ, एग्जैक्टली दो ही फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, वो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन है। थीटा 1 की जगह में 2 पाई रख दो, एंगुलर यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है, बाकी 1/2 पाई, अल्फा अपने को मिल ही गया 0.4 पाई, टी स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना है क्योंकि टाइम चाहिए अपने को, ठीक है। अभी फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा अभी, ठीक है। चलो, तो 2 पाई 0.2 पाई 2, यहाँ पे टी स्क्वायर का अब जब आप लोग निकालोगे स्क्वायर रूट तो आपको मिल जाएगा √10 सेकेंड, ठीक है। फिर अभी चलो लास्ट वाला रिवॉल्यूशन मानते हैं यहाँ पे, तो लास्ट रिवॉल्यूशन यहाँ पे ध्यान देते हैं अच्छे से क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी देखो 10th रिवॉल्यूशन तो अपने को पता है, 10th रिवॉल्यूशन में 10 सेकंड लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या था अपना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो लास्ट रिवॉल्यूशन है वो 10 सेकंड का है और 10 सेकंड में लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हम उससे एक रिवॉल्यूशन पहले की बात करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो अपना क्योंकि अपने को 10th रिवॉल्यूशन का टाइम पता है 10 सेकंड, दैट इज, ठीक है। सो अभी हम लोग उसके एक पहले की रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, उसको कितना परफॉर्म करेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा उस लास्ट रिवॉल्यूशन को परफॉर्म करने में। तो टाइम टेकन फॉर 9th रिवॉल्यूशन यहाँ पे थीटा आ जाएगा 2 पाई n नॉट, हमने नॉट में यहाँ पे जो डैश ले लिया है, ठीक है, अभी t 9th नहीं लिया है, t डैश ले लिया, आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले लो। 2 पाई n यहाँ पे 9 लिया क्योंकि n क्या है 9th रिवॉल्यूशन, 18 पाई आ गया। फटाफट फिर से सेम जैसा यहाँ पे सॉल्व किया सेम यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया जल्दी जल्दी सेम। तो t डैश की वैल्यू कितनी आई 9.486 आ गया। नाउ अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रिवॉल्यूशन, 10th रिवॉल्यूशन यानी कि सपोज लास्ट रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रिवॉल्यूशन माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 9th रिवॉल्यूशन, ये हम लोग सॉल्व कर देंगे तो अपने को टोटल आंसर मिल जाएगा कि भाई लास्ट वाले रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना अच्छे से, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th और 10th ऐसे रिवॉल्यूशन है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके 9th तक का रिवॉल्यूशन जो भी आंसर है टाइम अपने को क्या फर्क पड़ता है, और 10th वाला भी है, ये भी क्या है अपना ध्यान दो। सपोज मैंने बोल दिया कि 10 सेकंड लगे और मैंने बोल दिया कि स्टार्टिंग से लेके और 9 तक का जो रिवॉल्यूशन किया उसको सपोज मैंने बोल दिया कि 5 सेकंड लगे, मान लो ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लास्ट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि अगर सिर्फ लास्ट रिवॉल्यूशन की उसने बात की है, तो अगर मैं 10th रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लूं और स्टार्टिंग के पूरे 9 रिवॉल्यूशनों का टाइम निकाल लूं, ध्यान देना अच्छे से, और फिर 10 वाले से 9th पूरे के पूरे को माइनस कर दूं तो अपने को आंसर पूरा मिल जाएगा ना, समझ गया कि नहीं। तो लास्ट रिवॉल्यूशन में सिर्फ यानी 10वां रिवॉल्यूशन का आंसर मिल जाएगा, समझ गया कि नहीं। सो इसीलिए 10th रिवॉल्यूशन का टाइम माइनस पूरे के पूरे 9th जो रिवॉल्यूशन हुए है ना, टोटल कंप्लीट 9th रिवॉल्यूशन, इन टोटल कंप्लीट 9th रिवॉल्यूशन को माइनस कर दूंगा। सो टोटल 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगा था, 10 सेकंड लगा था 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और 9th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था 9.486, माइनस करो आपको इतना आंसर मिलेगा, खत्म कहानी, ठीक है। आपके में भी हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, बट आंसर 0.5148 है, ठीक है, ये एक्यूरेट आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बार बार वीडियो रिवाइज करके देखो, समझेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आज हम लोग पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ध्यान देना फ्रिक्शन की बात आ गई है, बिटवीन अ कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। कभी भी याद रखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं। अगर 1 से ज्यादा है तो समझ लेना कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। चलो नाउ रेडियस ऑफ द डिस्क कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इनिशियली जो सेंटर ऑफ द कॉइन है इज 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर,
बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। इसका जो आंसर आपको है ना टेक्स्ट बुक में, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे वेरी करेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, डोंट वरी। और जी की वैल्यू पाई स्क्वायर गिवन है, तो हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन देके रखा है ऑलरेडी। फटाफट सारी चीजों को हम गिवन वाली चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक डिस्क है, डिस्क में कोई यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है और डिस्क रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो एक्स है ये अपना सपोज एक्सिस है, एक्स एक्सिस है जो डिस्क के सेंटर से जा रहा है, और इसी डिस्क में जो कैसेट आती है सपोज वही डिस्क है, ठीक है। तो कैसेट में हमने यहाँ पे कॉइन रख दिया जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस जो कॉइन है तो इसमें क्या एक्ट करेगा, तो कॉइन पे कुछ वेट होगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है जो कि mg है। फिर नॉर्मल रिएक्शन कॉइन के अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। फिर डिस्क में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, जो कि वहां पे बात किया स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वो किसके तरफ होगा, सेंटर की टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एफ आ जाएगा, समझ गया कि नहीं। और जो डिस्क का सेंटर है और जहां पे कॉइन रखा है हमने डिस्क में, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, रेडियस, ठीक है। तो ना जो गिवन डेटा है उसको देख लेते हैं। u इज इक्वल टू यानी कि जो म्यू है 0.5 है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, g की वैल्यू पाई स्क्वायर देके रखा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है रेशियोज को, कितने रिवॉल्यूशन ही परफॉर्म करेगा, मिनिमम रिवॉल्यूशन कितना परफॉर्म करेगा उसका रेशियो चाहिए हमको, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना, मैंने फर्स्ट देख लिया कि f मिनिमम 2 यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रिवॉल्यूशन, यहाँ पे जो मिनिमम रिवॉल्यूशन है, और सेकंड रिवॉल्यूशन की जो मिनिमम रिवॉल्यूशन है, इन दोनों का यहाँ पे हमको फैक्टर निकालना है। ये बाद की बात है, क्यों निकालेंगे समझेंगे। पहले हम लोग f मिनिमम 2 और f मिनिमम 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से अभी, ठीक है। रेडियस अपने को पाई इंटू 10⁻⁸ दिया है, तब हमको यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिवॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना कितने बार रिवॉल्व करता है वही होती है फ्रीक्वेंसी, तो हमको निकालना है। तो ठीक है, सॉल्यूशन से देखता है हम लोग को यहाँ पे। अब देखो मैं अच्छे से आपको यहाँ बताता हूँ सारा सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो जो ये n है ना, ये n एक और mg एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है दोनों फोर्स। इसका मतलब है कि n mg क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, याद रखना, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया इसको। ऑल्सो अब यहाँ पे दूसरी बात, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये क्या रहेगी, यहाँ पे जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि CP है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा है कौन, ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर होता है इंटू म्यू एन, समझ आया कि नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो Fs की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एन आ जाएगी, समझ गया। नाउ म्यू एन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 2 पाई और F होता है, ये भी हमको फॉर्मूला पता है। सो यहाँ पे जो म्यू ओमेगा देके रखा है इसकी जगह में हम ये पुट कर देंगे, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे देखो आ गया है, ठीक है। और म्यू mg, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 mg है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे mg पुट कर दिया, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n होती है। फिर आगे फटाफट इसको सब स्क्वायर किया, सॉल्व किया, यहाँ पे देखो फटाक से f स्क्वायर m मिनिमम की वैल्यू निकाल दी, m से m कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे। फिर f मिनिमम 1/2 पाई, देखो ये जो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट, अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है क्या, यहाँ पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, यानी स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है। फिर ये 4 का यहाँ पे देखो 2 बाहर आ गया, ये पाई स्क्वायर है, इसका भी पाई बाहर आ गया, और रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर, यहाँ पे रूट के अंदर सारी वैल्यू को फटाफट पुट कर दिया, f मिनिमम 1 मिल गया, ठीक है। चलो सिमिलरली हम लोग अभी यहाँ पे f मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो देखो यहाँ पे f मिनिमम की वैल्यू, यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू वहां पे सारी पुट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अच्छे से फटाफट सॉल्व करना, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 0.5 100/3.14, फटाफट यहाँ पे देखो ये हमने कैलकुलेट किया, 0.5 इंटू 100 50 होता है, 50/4 इंटू 3 142 आ गया। फिर यहाँ पे रूट 50/12.568 और लास्ट में रूट ऑफ 3.97884, इसकी वैल्यू इतनी आई। आप लोग इसको लॉग से सॉल्व करोगे चाहे जो भी हो जाए, जब तक लॉग यूज का नंबर ना आए तब तक कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप लोग को सारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, उसे लॉग से करना है, ठीक है। सो इसका रूट कितना आएगा 1.995, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। अब हमको फाइंड करना है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम,
यानी कि अगर सपोज जब कॉइन रिवॉल्व कर रहा था इस मतलब जो यहाँ पे अपने पास डिस्क है, अगर रिम में आ गया, एकदम साइड में कोने में आ गया, समझ गया कि नहीं? मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर सपोज ये अपना डिस्क था और कॉइन अभी यहाँ था, बट अगर कॉइन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ मिनिमम 2 है, ठीक है, और यहाँ के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ मिनिमम 1 थी, जो कि हमने फाइंड कर दी, ठीक है। शायद यहाँ पे आंसर कुछ अलग आया है, यही परफेक्ट आंसर है, आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग आंसर छापा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के आंसर जब अपडेट होके आए तो कुछ अलग आ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एफ मिनिमम 2 हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब ये रिम है अपना, ये डिस्क का रिम होता है, ठीक है, रिम है, डिस्क का रिम है, तो डिस्क के रिम में जब अपना कॉइन आएगा, सो वहां पे फ्रीक्वेंसी मैंने एफ मिनिमम 2 ले ली, और एफ मिनिमम 1 जब नॉर्मल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी थी तभी ले लिया था कॉइन का, ठीक है। चलो, तो पहले एफ मिनिमम 2 निकालना पड़ेगा, और उसने बोला है गिवन डेटा में कि जब एफ मिनिमम 2 यानी कि जब रिम में आएगा अपना रेडियस, तो टोटल जो रेडियस होगा ना, यानी कि ये डिस्क का एक्सिस था यहाँ से, तो एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो टोटल रेडियस होगा वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गिवन है, समझ गया कि नहीं? याद रखना। और जब यहाँ पे नॉर्मल था एफ मिनिमम 1 के लिए, तब था अपना रेडियस पाई सेंटीमीटर, समझ गया कि नहीं? उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो अपने को 10⁻⁻2 मीटर मिल गया था, ठीक है। ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया रेडियस। तो सिमिलर वे में हम सॉल्व करेंगे अभी इसको, एफ मिनिमम 2 को भी सारी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 2 से ले लेंगे। आपको दिखाता हूँ इक्वेशन 2 कहाँ पे, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 है, सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 तक आपको सॉल्व करना है, बिकॉज पूरे डिस्क में ही कॉइन है ना, भले रिम में है तो क्या हुआ, तो सेम जो नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी अपना नॉर्मल रिएक्शन है, और फिर जो यहाँ पे mg है, वेट है, वो तो वैसे ही वर्क करेगा, सारी चीजें सेम होंगी। सो हमने यहाँ पे एफ मिनिमम 2 को इक्वेशन नंबर 2 से ले लिया डायरेक्टली, और उसमें बस रेडियस की जगह में 8 × 10⁻² पुट कर दिया, समझ गया कि नहीं? यहाँ पे हमने बस रेडियस की जगह में 8 × 10⁻² पुट कर दिया, वहां पे क्या था? पाई × 10⁻²। वाई? बिकॉज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो डिस्क था तो ये डिस्क का एक्सिस है, और यहाँ पे पहले कॉइन था, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पाई था, पाई सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻², 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और अब यहाँ पे रिम में आ गया, तो टोटल रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए वहां पे हमने 8 सेंटीमीटर रेडियस की जगह में ले लिया और सॉल्व किया, तो एफ मिनिमम 2 कितना आया? 1.25 आया, समझ गया? अब हम उसने पूछा है कि एट व्हाट फैक्टर, हमको ये निकालने की कोई गरज ही नहीं थी, बिकॉज हमको सिर्फ यहाँ तक यही पूछा था। बट उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला था ना, उसने बोला था कि एट व्हाट फैक्टर, कौन से फैक्टर से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एफ मिनिमम 2 है, तो और एफ मिनिमम 1 में कौन से फैक्टर का डिफरेंस है? तो 0.6269 इस फैक्टर का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कैसे आया ये? हमको कुछ नहीं करना है, बस फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड कर देना होता है। आप किसी को भी डिवाइड करो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट उसने बोला है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टू सेकंड फ्रीक्वेंसी का फैक्टर निकालो, ठीक है। क्या चेंज हुआ? बिकॉज इनिशियली तो भाई पहली फ्रीक्वेंसी थी, बाद में कॉइन अपना रिम में गया था, तो एफ मिनिमम 2 मिला था, तो इसीलिए एफ मिनिमम 2 अपॉन एफ मिनिमम 1 के लिए हम लोग फटाफट सारी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको लॉग से डिवाइड करना है, आपको आंसर ऐसा मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से किया है, आपको लॉग से करना है। आंसर में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे तो आप उतना समझ जाओगे, बिकॉज मेथड तो यही है सेम, ठीक है। मेथड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बस आपको लॉग से सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। इतनी मेहनत तो आप खुद से कर सकते हो यार, लॉग नहीं करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपका क्या होगा? लॉग तो आपको करना ही पड़ेगा। और लॉग की वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, जाओ ढूंढो वीडियोस में, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है, वहां से वीडियो ढूंढो, आपको मिलेगा। तो 0.6269 एफ मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा, यही इसका फैक्टर है। आपकी उसमें 1/2 हाफ देके रखा है, हाफ भी अगर होता तो कितना होगा? 0.5 होगा, ठीक है। यानी कि एफ मिनिमम 2 इज इक्वल टू एफ मिनिमम 1, ये 0.5 फैक्टर से आना चाहिए, हाफ। यानी कि n2 इज इक्वल टू, उसने n2 1/2 n1 देके रखा है आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट तो एक ही बात है, 0.5 थोड़ा सा चेंजेस आया है बस आंसर में, 0.6269 है, और ये रियल में आंसर करेक्ट है, आपके बुक का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है बाद में मतलब चेंजेस करे बोर्ड जो नेक्स्ट ईयर, पता नहीं, आगे का नहीं पता ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक, अब रेसिंग ट्रैक की बात कर दिया है, यानी कि रोड की बात कर दिया है, इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, कर्वेचर मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। याद रखना किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना अच्छे से, यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर देके रखा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। विद व्हाट एंगल शुड द रोड टिल्टेड, विद व्हाट एंगल, एंगल मींस थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन है ये,
समझ गया कि नहीं अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अभी आगे थोड़ा सा रीड करते हैं, बाय व्हाट हाइट इट्स आउटर एज बी रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अगर यहाँ पे ब्रेथ भी बोल दिया है, जो ब्रेथ है उसका वो भी 10 मीटर है, ठीक है, ठीक है। तो और हाइट भी पूछ के रखा है, हाइट भी क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें यहाँ पे आंसर है। चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके चलो ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियस भाई कितना था, कर्वेचर बोला किसी भी रोड का, कर्वेचर बोला तो वो 72 मीटर देके रखा है। फिर वेलोसिटी यहाँ पे बोला कि 216 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज सिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। समझ लो किसी ने बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रहा है, तो इसको आपको करना है एसआई यूनिट में, ठीक है। पर आवर और किलोमीटर है तो ठीक है। चलो हमको इसको मीटर पर सेकेंड में करना है, मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आवर देके रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो 10 किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर ये पर आवर मतलब डिवाइड बाय आवर है, ठीक है। तो डिवाइड बाय आवर को हम लोग जब सेकंड में करेंगे तो पहले मिनट में करना पड़ेगा आवर को, तो 60 से डिवाइड, फिर इंटू, अब मिनट को सेकंड में तो फिर से 60 से डिवाइड, तो क्या आएगा 10 इंटू 1000 अपॉन 6 इंटू 6 3600। और जब इसको आप कट करोगे ना तो आपका आंसर मिलेगा 5/18, ठीक है, यानी कि 10 इंटू 5/18। तो कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो बस उस नंबर को 5/80 से मल्टीप्लाई कर दो, और या तो फिर इस पूरे मेथड को अप्लाई करो, आपके ऊपर है। तो मैंने पहली बार यहाँ पे पूरे मेथड को अप्लाई करके आपको दिखाया है। 216 इंटू 1000 अपॉन 3600 आपको मिल जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ओके आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली 5/18 भी कर सकते थे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 216 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है, बट कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी अच्छे से डीप में अच्छे से पूरी चीजें देखी है, सबको शायद वो चीज ना समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने को एंगल फाइंड करना है और हाइट फाइंड करना है। जब विड्थ कितना होगा, विड्थ अपना होगा रोड का जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 10 मीटर रहेगी, तो ठीक है। चलो तो हम सॉल्व करते हैं अभी फटाफट कि अपने को ऑप्टिमम स्पीड का जो एंगल है, ऑप्टिमम स्पीड के लिए जो एंगल होगा यानी थीटा, हमको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √RG tan थीटा। हम फटाफट यहाँ पे लगाएंगे, स्क्वायर ले लेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। तभी देखो वहाँ पे रूट गायब हो गया, टेकिंग स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है, रूट गायब हो गया। फिर हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा क्या हो जाएगा, V² ऑप्टिमम अपॉन RG, देखो यहाँ पे आ गया। फिर हमने अभी देखो एक चीज और दिखाता हूँ, sin थीटा = 4 है, हमने बोला थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा = आप क्या करोगे, sin इनवर्स 4, ऐसा हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री अगर आप जानते हो तो मैथ्स में, ठीक है। सो यहीं पे क्या होगा, यहाँ पर फिर tan थीटा है ना, तो tan थीटा का थीटा साइड में आ जाएगा और tan इनवर्स इधर देखो भाग गया, फिर ठीक है। V ऑप्टिमम हम फटाफट पुट कर देंगे, तो V यहाँ पे जो ऑप्टिमम है, वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 60 मीटर पर सेकेंड है तो 60 डालूंगा, और V² देके रखा है ना, V² है ना, तो स्क्वायर का 60 इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है ना, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60। और R की वैल्यू 72, G की वैल्यू 10 हमें कंसिडर करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में पहले से बोल के रखा है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मानो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 3600/72 आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 5 आ जाएगा। ओके चलो, और फिर जब हम इसको लॉग से इसका आंसर देखेंगे ना, टेंजेंट का, आप जाओ लॉग में, आपकी टेबल होगा साइन कोसाइन और टेंजेंट, वहां पे होगा आपको मिलेगा। तो 10 वाले में आप आंसर देखोगे तो tan इनवर्स 5 आपको मिलेगा, और थीटा की वैल्यू 72 डिग्री 41 मिनट, ये जो डैश है यहाँ पे इसको मिनट पढ़ते हैं और डिग्री को डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो थीटा = 72 डिग्री 41 मिनट मिलेगा। लॉग देखने आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग के ऊपर अगर आपको वीडियो वापस से चाहिए तो बना दूंगा, बट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो थीटा यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग ये मिल जाएगा, यानी कि अपनी रोड को हमें एक साइड से इतने एंगल से उठाना है तो जाके अपने को ऑप्टिमम स्पीड मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने को हाइट पूछा है, तो चलो भाई अभी हमको हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके चलिए, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ध्यान देना अच्छे से।
चलो तो सपोज यहाँ पे अभी एक रोड थी, रोड का ये यहाँ पे देखो एक सेंटर था, सपोज ये सेंटर है तो सेंटर यहाँ पे रेडियस 72 था, ये तो देखो ठीक है। और ये रोड का एक कोना है मैंने मान लिया A और ये दूसरा कोना है B, ठीक है। जो विड्थ है पूरे रोड का वो मैंने यहाँ पे मान लिया W विड्थ है, ठीक है। जो हमने उठाया जब इस हाइट को, आप इमेजिन करो जब हमने एक साइड से B साइड से रोड को ऊपर उठाया है, उसकी हाइट को ज्यादा मिट्टी वगैरह डाल के उठा दिया है, तो कितनी की हाइट से उठाया वही हमको हाइट क्वेश्चन मार के पूछा है, और थीटा तो हमको मिल ही गया है, ठीक है। चलो तो हम अभी निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो साइन थीटा हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। ध्यान देना कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन विड्थ होगा, यानी हाइट अपॉन विड्थ है। हाउ, कैसे, तो आपको पता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू। तो अपोजिट में थीटा के कौन है, हाइट है, और हाइपोटेन्यूज में कौन है, विड्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये फाइंड कर लिए। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, बिकॉज अपने को अगर साइन थीटा की वैल्यू पता होगी, क्योंकि यहाँ पे विड्थ तो पता है, विड्थ तो अपने को गिवन है। विड्थ कितना गिवन है अपने को, बहुत ही आसान सा, आपको 10 दे के रखा है विड्थ, ठीक है। ये आपको विड्थ पता है कि 10 आपका जो मीटर है वो आपको अपने को मालूम है, ठीक है। चलो बट साइन थीटा की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो मालूम करते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री में किसी एक की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये है अपना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान देना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अभी हमको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से। सपोज ये थीटा है अपना, थीटा है, तो चलो मुझे यहाँ पे जरा बताओ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। टेन थीटा, टेन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है ना, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट ये और ये अपोजिट, यानी कि ये अपॉन और एडजेसेंट होता है, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। याद रखना अच्छे से, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेन थीटा है, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ जल्दी से, चलो अच्छे से समझना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेन इनवर्स 5 दे के रखा है, 5, ठीक है। मैंने मान लिया कि 5 इज इक्वल टू साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। वाई, ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है ना। यानी कि अगर मैं 5 की जगह में टेन थीटा रखूंगा, 5 की जगह में टेन थीटा रखूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, ये पूरा मैथ है, याद रखना। तो टेन टेन कैंसिल, थीटा मिल जाएगा, समझ या नहीं, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, समझ या कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि 5 है और साइन थीटा अपन कॉस थीटा दे के रखा है, यानी कि टेन इनवर्स 5 जो यहाँ पे है अपॉन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी 5 अपॉन 1 की जगह में साइन थीटा अपन कॉस थीटा आता है, तभी तो टेन टेन कैंसिल होगा ना। समझा कि नहीं अच्छे से, समझा कि नहीं अच्छे से, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, थोड़ा सा सिंपल सा लॉजिक लगाओ तो समझ जाएगा। 5, ये चीज आपको करके दिखानी नहीं है क्वेश्चंस में, ये चीज लॉजिक समझना है, साइंस की बच्चे हो। तो 5 अपॉन 1 है जब, यानी कि कुछ नहीं, 5 के नीचे तो 1 रहेगा ना, 5 अपॉन 1 है, और 5 की जगह में अगर साइन थीटा लेता और 1 की जगह में कॉस थीटा लेता तो टेन थीटा बन के टेन टेन कैंसिल होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 5 की जगह में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साइन थीटा है और अपॉन कॉस थीटा रहेगा, समझा कि नहीं अच्छे से। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि इसका मतलब है कि टेन थीटा की वैल्यू 5 है, समझा कि नहीं। टेन थीटा की वैल्यू जब 5 है और ये नीचे क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। देखो जब अपना टेन थीटा 5 है, ठीक है, और ये 1 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पे मिल जाएगा ना, समझा कि नहीं अभी अच्छे से, ये आपको लॉजिक लगा के रखना है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड का स्क्वायर प्लस सपोज वहां पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 1 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 25 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम फटाफट अभी करेंगे सॉल्व। तो ये जो है अपना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इधर इधर भगा दो और 25 को इधर भगा दो, टोटल मिल जाएगा 26 का यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लोगे रूट, आपको मिल जाएगा 5 अपॉन रूट 26, ओके। और आपको फिर यहाँ पे 10 इंटू 5 अपॉन रूट 26 9.8006 मीटर यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ओके। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड भी था, बाकी सारी चीजें एकदम सिमिलर है, बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। एक दो बार वीडियो रिवाइंड करोगे ना, आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते, 15 की तरफ, सॉरी। तो द रोड इन द क्वेश्चन 14
देखो अभी ये क्वेश्चन 14 से रिलेटेड है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसी से क्वेश्चन नंबर 15 रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना आए, पर अगर पूछ लिया तो आपके ऊपर है। हिंट दोनों है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अब आप दोनों कर लो इससे अच्छा। ठीक है, तो द रोड इन दी क्वेश्चन नंबर 14 इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। ओके ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड व्हीकल आर 0.8। अब दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोड में बन गई है अपनी रोड, इसके पहले में देखा कैसे बनी, 78 डिग्री 41 मिनट एंगल के साथ बन गई अपनी रोड। उसमें जो है अपना यहाँ पे टायर्स है वो 0.8 उनके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो लोअर स्पीड लिमिट यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। बाय हाउ मच कैन अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। चलो तो आप फाइंड करते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 से गिवन डेटा क्या मिला। क्वेश्चन नंबर 14 से गिवन डेटा अपने को मिला था जो tan थीटा की वैल्यू थी, मैं थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना ओनली थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थीटा की वैल्यू। थीटा tan थीटा अपने को मिला था 5, हमने देखा था। ठीक है, tan थीटा 5 मिला था। फिर r इक्वल टू 72 था। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन नंबर 14 से मिला था। और क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि जब रोड में व्हीकल चलेगा तो उसमें जो टायर है और रोड है तो उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.8 दे के रखा है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज एक कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलो नाउ टू फाइंड, यहाँ पे देखते हैं मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और अपर स्पीड लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि एक्सीड बोला है ना इसके लिए। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। मिनिमम स्पीड लिमिट का मैंने बोला था जब इसका सॉल्यूशन कराया था कि ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। जब थियरी कराई थी तो बोला था मैंने सिर्फ फॉर्मूला याद करो, दुनियादारी में मत पढ़ो, बाकी आप सब कर पाओगे। देखो स्मार्ट वर्क करोगे फायदे में रहोगे, हार्ड वर्क तो गधे मजूरी जैसा कर लो, फिर जाओ पूरी टेक्स्ट बुक चाट लो, मेरा क्या है। ठीक है, तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला, इतना बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे समझ जाएगा, बहुत आसान है। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये होता है फॉर्मूला। फटाफट सब पुट करेंगे। आर की वैल्यू 72, जी की वैल्यू 10 हमेशा लेनी है। tan थीटा 5 दे के रखा है, म्यू एस 0.8 है, 1 यहाँ पे प्लस म्यू एस 5 है, वापस से यहाँ पे देख लो अच्छे से 0.8 म्यू एस की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 5। सॉल्व करोगे हम लोग फटाफट लॉजिकली, फटाफट सॉल्व करेंगे। v मिनिमम अपने को 24.60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो बट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर देके रखा है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए किलोमीटर पर आवर में पूछा है और हमारा आंसर अभी किस में आया है। डरने का नहीं कि रॉन्ग है, हमारा आंसर किस में आया है, मीटर पर सेकंड में आया है। तो कुछ नहीं, मैंने बोला था ना कि जब किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो अपने को करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो अपने को करना होता है 18/5 से मल्टीप्लाई। इसका सॉल्यूशन मैंने अभी बता दिया था। तो मीटर पर सेकंड से हम लोग जब जाएंगे किलोमीटर पर सेकंड में तो अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। तो फिर भी देखो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, अपॉन डिवाइडेड बाय सेकंड को करेंगे तो 1 देखो 16 to 60। फिर सॉल्व किया तब जाके आखिर वही आया ना 18/5। इससे अच्छा इसको ही पढ़ लो ना, यही हमेशा कर देने का, खत्म। डायरेक्टली देखो 24.60 में 18/5 कर दो, 88.58 मिल जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो इतना आपको करना है, ये था लास्ट आंसर। चलो उसके आगे अब मैक्सिमम वैल्यू हमको देखनी है, स्पीड लिमिट, मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट देखनी है ना। देखो ये वी मैक्स का फॉर्मूला है, डिफरेंस सिर्फ इतना है वी मिनिमम में कि यहाँ पे जहां प्लस है वहां माइनस लगा दोगे ना, ऊपर माइनस रहेगा तो ये होगा वी मिनिमम का फॉर्मूला। अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस रखने का। ठीक है, वी मैक्सिमम के लिए क्या आएगा, मैक्स मतलब ना प्लस रहेगा, तो ऊपर प्लस तो नीचे क्या आएगा माइनस। देखो मैक्सिमम में नीचे माइनस है और ऊपर क्या है प्लस है, और यही मिनिमम में देख लो आके जरा, मिनिमम में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, याद रखियो ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपर स्पीड लिमिट पूछा है, यानी कि स्पीड की लिमिट सबसे मैक्सिमम कितनी ले सकते हो ये अपने को पूछ रखा है। तो लेकिन जो ये म्यू एस tan थीटा है ये अपना होती है वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आनी चाहिए। वाई, बिकॉज अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा है, यानी कि 1 से वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर म्यू tan थीटा को सॉल्व किया और 2 आ गया तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो टोटल थोड़ी, मतलब यहाँ पे माइनस में थोड़ी वेलोसिटी होती है, माइनस में वेलोसिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसीलिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा, म्यू एस tan थीटा के बारे में चेक करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे म्यू एस tan थीटा है ये हमेशा मैक्सिमम स्पीड लिमिट के फाइंड करना होगा अगर, तो उसके लिए 1 से इसकी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, ये हमने थियरी में भी देखा था।
ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। अगर ये 1 से कम रहेगा तो सॉल्व होता है, अगर 1 से ज्यादा रहा तो फिर माइनस में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस में नहीं चाहिए, तो हम सॉल्व करते भाई अपनी कंडीशन के लिए। क्या होता है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपनी जो कंडीशन दी है उसके लिए क्या है, तो म्यू की वैल्यू 0.8 है, tan थीटा 5 है। सॉल्व किया, दोनों को आंसर आता है 4 और ये 1 से बड़ा है, 1 - 4 करोगे -3 आएगा, माइनस में चला गया मतलब कांट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। समझ गया कि नहीं अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, ड्यूरिंग स्टंट, कोई स्टंट परफॉर्म कर रहा है, एक साइक्लिस्ट है स्टंट परफॉर्म कर रहा है, कंसीडर टू बी अ पार्टिकल, समझ लो साइक्लिस्ट एक पार्टिकल है और अपना कर रहा है, ठीक है, और ये वेल ऑफ डेथ का क्वेश्चन है, वेल, ठीक है, तो अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, और सिलिंड्रिकल वेल है, रेडियस 6.05 मीटर है, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, चलो ये भी गिवन डेटा, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मिनिमम कितनी स्पीड होगी वो फाइंड करना है। मास ऑफ द आर्टिस्ट जो है वो घूम रहा है, उसका 50 kg का वजन है उसका, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इफ ही शी इंक्रीजेस द स्पीड लिमिट बाय 20%, सो हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा अगर वेलोसिटी 20% से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका मास है 50 किलोग्राम और यहाँ पे 0.5 है ये नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स, और जिस वेल में, जिस कुएं में, वेल ऑफ डेथ, मौत के कुएं में जिसमें वो घूम रहा है तो मरेगा तो जरूर, लेकिन यहाँ पे उसकी जो रेडियस है वो 6.05 मीटर है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं मिनिमम, जो मिनिमम वेलोसिटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करते हैं फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं फटाफट। ये है अपना मौत का कुआं, यहाँ पे जो आदमी बैठा है, यहाँ पे मैं चलो एक वॉल बड़ी सी बना देता हूँ, यहाँ पे देखो वो आदमी है और ये कुछ ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है, आप समझ सकते हो, ठीक है, गोल गोल घूमते जा रहा है। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में रहोगे तो घूम पाओगे, अगर स्पीड कम करोगे तो फट्टे से नीचे गिर जाओगे। समझा कि नहीं अच्छे से। चलो ठीक है, यानी कि अगर स्पीड बहुत फास्ट है तो फ्रिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एकदम चिकनी हो गई पूरी, एकदम सॉफ्ट पूरा वॉल हो गया ना, जो वेल ऑफ डेथ होता है उसकी जो वॉल होगी अगर एकदम चिकनी हो गई यानी फ्रिक्शन 0 हो गया तो भी आदमी वो गिर जाएगा भले कितना भी स्पीड बढ़ा ले, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा भाई, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और इस इंसान का जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और जो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। तो ये हो गया एफ, ये हो गया mg और ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। चलो तो ये था वेल ऑफ डेथ, अभी आपको समझ गया होगा। सो एफ है जो और ये mg तो इक्वेट होंगे बिकॉज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस दिया है 6.0.5, म्यू है 0.5 गिवन, वी मिनिमम फाइंड करना है। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी। द मिनिमम स्पीड ऑफ वेल ऑफ डेथ इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से मिलती है, फॉर्मूला काउंट कर लो, कहीं लिख लो, चाहे इस फॉर्मूले को भी लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा, लिख लो फटाफट। rg है, r की वैल्यू 6.0 पुट कर दिया, g की वैल्यू 10 पुट कर दी, म्यू की वैल्यू 0.5 सॉल्व किया, v मिनिमम की वैल्यू आई 11 मीटर पर सेकेंड। लॉग से सॉल्व करना है, रूट वगैरह, बार बार बोल रहा हूँ, रूट वगैरह के आंसर को लॉग से निकालो, ठीक है। चलो अच्छे से। नाउ एट मिनिमम स्पीड क्या होगा, मिनिमम स्पीड में क्या होगा, हम समझते हैं मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू, जब फ्रिक्शन होगा ये म्यू एन होता है, यही होगा मिनिमम स्पीड में। मिनिमम स्पीड में हम ये समझते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही जरूरी काम है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझना है आपको। हर एक स्टूडेंट यहाँ गलती कर देगा, ठीक है, आप सोचोगे कि यही तो अपना फॉर्मूला है, फट से यहाँ फॉर्मूला लगाओगे जल्दी आंसर निकाल लोगे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल होगा। वाई, ऐसा क्यों इम्पॉसिबल होगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो मिनिमम स्पीड जब होती है ना, ध्यान देना, जो मिनिमम स्पीड होती है, मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, बट जब मिनिमम स्पीड बढ़ेगी, जब मिनिमम स्पीड इंक्रीज होगी, तो उसने बोला है ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% मिनिमम स्पीड इंक्रीज करनी है, किसमें, मिनिमम स्पीड में, जितनी भी इसकी मिनिमम स्पीड होगी उसमें 20% बढ़ा दो, ठीक है, तो आपका जो टोटल स्पीड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। और अगर ये इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन क्या है, कभी भी फ्रिक्शन म्यू एन के इक्वल होगा क्या, नहीं इक्वल होगा ना। क्यों, क्योंकि अपना यहाँ पे पूरा बॉडी है, साइक्लिस्ट है, वो अच्छा खासा फ्रिक्शन की वजह से अच्छा खासा स्पीड, उसकी मिनिमम स्पीड बढ़ जाएगी। सो क्या होगा, वो बॉडी रिवॉल्व करना अच्छे से स्टार्ट करेगी, तो उसका सारी डिपेंडेंसी उसके वेट के ऊपर होगा,
ठीक है, यानी कि तब जब उसकी मिनिमम स्पीड बढ़ जाएगी तब वो किसके दम पे घूमेगा वेल ऑफ डेथ में, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन के वजह से और खुद के वेट के वजह से घूमेगा, ना कि किसी नॉर्मल रिएक्शन के वजह से घूमेगा। समझा कि नहीं? तो इसके लिए हमारा ये जो कंडीशन है ये टोटली रॉन्ग होगा, यानी कि F इक्वल टू म्यू एन कभी इक्वल नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। बट फ्रॉम द डायग्राम F जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये उस साइक्लिस्ट के वेट को बैलेंस करेगा और यहाँ पे अपना साइक्लिस्ट रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा वेल ऑफ डेथ के अंदर, मैंने कुएं के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू mg हम कर सकते हैं, लाइक हम लोग इसके पहले भी देखा था N इक्वल टू mg होता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है, अपोजिट रहता है, तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे F और mg एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, सो F इक्वल टू mg हो जाएगा। मास कितना दिया है उसका 50 ग्राम, 50 किलोग्राम, और यहाँ पे ग्राम है जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 है, पुट कर दिया 5 × 10 500 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बोलना नहीं है। ठीक है, चलो तो ये था इसका सॉल्यूशन, एक दो बार वीडियो रिवाइंड करो जरूर समझेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आ गया पेंडुलम की बात। ए पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग का कोई जो स्ट्रिंग है जिसकी वजह से हम लोग पेंडुलम को लटका के घुमाते हैं, तो उसका मास लेंथ जो है 0 है। समझना ही नहीं है भी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं जिसका कोई ना कोई मास ना हो। हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए, मान लिए अलजेब्रा जैसे लेट कंसीडर्ड कि इसका कुछ मास है ही नहीं है। ठीक है, जैसा हम अलजेब्रा में हमेशा लेट करते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, पूरी अलजेब्रा में हमने सिर्फ कंसीडर ही तो किया है, कुछ थोड़ी खुद से किया है, सब में लेट एक्स लेट वाई लेट जेड दुनिया भर का यही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। चलो देखते हैं अब यहाँ पे, तो उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर याद रखना, आपने को मीटर में करना पड़े तो करेंगे। ए टाइनी बॉब ऑफ मास, इसका मास 100 ग्राम, ग्राम और सेंटीमीटर अभी भी सीजीएस में चल रहा है, टेंशन नहीं है। इज सेट अप एज अ कॉनिकल पेंडुलम, मतलब कॉनिकल पेंडुलम के फॉर्म में बनाया है। इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, आगे डायग्राम में हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन करने लग गया। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 कंसीडर करना है, हमेशा पाई स्क्वायर 10 मानना है। ठीक है, याद रखो अच्छे से। कॉस थीटा की वैल्यू दे दिया है 0.8, इसे भी मान लो। काइनेटिक एनर्जी 0.54 mg, ये तो सब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर है, निकालते हैं आंसर फटाफट। चलो पाई स्क्वायर को हमेशा यूज करना है, 10 लेना है, याद रखना अच्छे से। वाई उसने ऐसा बोला है बिकॉज यार पाई की वैल्यू होती है 3.143, तो पाई स्क्वायर जब करोगे तो यानी कि 3.143 का, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3.143 का स्क्वायर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ही होगा ना। तो इसलिए उसने बोल दिया कि काय के लिए फोकट में 3.143 लोगे, 10 ले लो ना चुपचाप से, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। फटाफट चलो गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या देके रखा है, लेंथ देके रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो डिवाइड करते हैं 10 से। देखो 1 यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है 1/10 का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻² बन जाएगा, इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻² को, और यहाँ यूनिट हो गई मीटर, कहाँ से, सेंटीमीटर से, 0.20 मीटर आ गया। नेक्स्ट है मास ऑफ दी बॉब, कितना दिया था 100 ग्राम, ग्राम को करेंगे किसमें, केजी में। सो अगर सपोज 100 ग्राम है तो हम डिवाइड करेंगे ना 1000 से, तो इसका मतलब क्या होता है 100 इंटू और 1000 का मतलब 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा क्या होगा 10⁻³ केजी, यहाँ पे केजी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 100 10⁻³ केजी, सॉल्व करोगे 10⁻1 बचेगा 0.1 केजी। वाई, बिकॉज 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, और ये होता है 10⁻3, बेस सेम पावर एड -3 + 2 10⁻1, 10⁻1 का मतलब क्या 0.1। वाई 10⁻1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1, तो ये याद रखो 0.1 केजी यहाँ पे आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी देके रखी 75 आरपीएम, आरपीएम को करेंगे आरपीएस में, बिकॉज एसआई यूनिट क्या होती है आरपीएस होती है। ठीक है, और आरपीएस का मतलब क्या होता है हर्ट्ज होता है, तो 75/60 कर दो, कभी भी आरपीएम से आरपीएस में जाना है, रिवोल्यूशन पर मिनट से रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट टू सेकंड डिवाइडेड बाय 60 करते, तो यहाँ पे 1.25 हर्ट्ज आ जाएगा। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, चलो निकालते। तो ये है अपना डायग्राम, यहाँ पे ये है ऊपर का सरफेस, सरफेस से हमने एक रस्सी स्ट्रिंग बांधी है जिसका लेंथ है L। ठीक है, और ये पहले इनिशियली यहाँ पे हल्का सा बॉब अपना यहाँ पे था, जब हम इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे तो ये हल्का सा ऊपर उठ जाएगा और देखो A पॉइंट पे आ जाएगा, और फिर ये इस पाथ में घूमना स्टार्ट कर देगा। अब आप समझ सकते हो, ये सेंटर से जो इसका सर्कल का रेडियस है यहाँ पे R है, और उसने कितनी हाइट में उठा है ऊपर, तो H हाइट में वो ऊपर की तरफ उठ गया जब हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया। बाकी जो स्ट्रिंग की लेंथ की थी तो O से लेकर के C तक इसकी स्ट्रिंग की लेंथ थी। ठीक है, जब वो इनिशियल पॉइंट में था तो यहाँ पे हमेशा याद रखियो
कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 है, और जब इसने मूव करना स्टार्ट किया एट हाइट h तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गई। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बॉब का स्पीड होता है वो हम फाइंड करते हैं v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा से, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। r होता है जो रेडियस बॉब का वो l साइन थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें याद रखो आप लोग, ठीक है। चलो, क्योंकि हमने इसको थियरी में भी सॉल्व किया था। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब, ये जो यहाँ पे ए पे है अभी बॉब घूम रहा है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² हो जाएगा, ठीक है। चलो, और वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, तो वेलोसिटी क्या है बॉब की, वेलोसिटी बॉब की है रूट आर जी टेन थीटा। तो v की जगह में हम जब पुट कर देंगे 1/2m और स्क्वायर के साथ, क्योंकि v का स्क्वायर है ना, और v की वैल्यू कितनी है रूट आर जी टेन थीटा, और इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आर जी टेन थीटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया आर जी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसको, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे बॉब की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है बॉब की फ्रीक्वेंसी का, याद कर लो इसे, 1/2 पाई g अपॉन एल कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया तो f का स्क्वायर बन जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर g अपॉन एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिना निकाले कैसे कुछ भी हाइट वगैरह निकाल पाओगे, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं निकाल पाओगे। तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से एल कॉस थीटा साइड में भगाया, एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, फिर देखो 4 पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी ले ली 10 ले ली, एफ स्क्वायर यहाँ पे वैसे ही रहेगा। फिर देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर को उसने क्या बोला था 10 बोला था ना, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 और ऊपर 10 10 10 कैंसिल, तो 1/4 और ये एफ स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। नाउ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1.25 का स्क्वायर, एफ के जगह में क्या आएगा 1.25 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 1.25 स्क्वायर देके रखा है ना, फ्रीक्वेंसी किधर है इधर देखो 1.25 हर्ट्ज देके रखा है, इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व किया आगे इसको, तो एल कॉस थीटा कितना आया 0.16 आया। फिर यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.16 अपॉन एल, एल की वैल्यू कितनी है 0.20, ये देखो यहाँ पे एल की वैल्यू 0.20 मीटर देके रखी है, तो एल की वैल्यू 0.20 मीटर है, 0.16 अपॉन 0.20 देखो यहाँ पे पुट किया, जैसे ही पुट किया अपने को कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिली 0.80, अपने को कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना मिल गया अपने को 0.80 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देख लो, यहाँ से हम लोग मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है 1/2 mrg tan थीटा, ठीक है। तो 1/2 mrg tan थीटा आ गया, 1/2 m, r की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है l cos थीटा, रेडियस ऑफ दी बॉब क्या होता है l cos l sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे l sin थीटा आ गया, ये g tan थीटा सेम सेम यहाँ पे पुट कर दिया। चलो आगे ध्यान देना यहाँ के बाद, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम फिर से समझते हैं, ठीक है। ये है अपना डायग्राम, ठीक है, ध्यान दिए। तो ये होता है tan थीटा, हमेशा याद रखना, ये होता है अपना sin थीटा, ये होता है अपना cos थीटा, ये है यहाँ पे थीटा और ये है यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल, ऐसे ही याद रखो अच्छे से, ये थोड़ा सा आप कहीं लिख लो, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अगर tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ पुट करो, sin थीटा की वैल्यू पता है तो यहाँ पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पता है यहाँ पुट करो। अगर मान लो आपको cos थीटा tan थीटा पता है, पूछना है sin थीटा, तो फटाफट क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और sin थीटा निकाल लो। अगर sin थीटा पता है और tan थीटा पता है, cos थीटा निकालना है तो फटाफट पाइथागोरस थ्योरम निकालो, tan थीटा निकाल लो फटाक से, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यही करेंगे, ठीक है। अपने को पता है ना भाई cos थीटा मालूम है ना, cos थीटा मालूम है, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है l sin थीटा दे दिया है, तो अपने को चाहिए अभी sin थीटा और प्लस tan थीटा की वैल्यू भी चाहिए। ना tan थीटा पता है ना sin थीटा पता है, ओनली एंड ओनली cos थीटा पता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे, बस यही फटाफट आप लोग रूल अप्लाई करना, किधर भी कैसा भी क्वेश्चन आए, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पता है ना, तो फटाफट सारी वैल्यूज मिल जाती है अपने आप, बस आपको यही ट्रायंगल बनाने का और यही अगल बगल लिखने का, फटाफट सारी वैल्यू सॉल्व करने का। तो चलो यहाँ पे cos थीटा कितना दिया है अपने को 0.80, और यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि जब cos थीटा पता है, cos थीटा 0.8 अपॉन 1 होगा ना, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना अच्छे से कि अपोजिट, एक मिनट यहाँ पे डिलीट मारूं मैं, हाँ ये देखो लिखता हूं मैं अच्छे से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, जो cos थीटा है उसमें एडजेसेंट इसमें किधर है, एडजेसेंट इसमें किधर है, तो यही वाला लाइन एडजेसेंट है ना, तो यहाँ पे 0.80 आ गया, और हाइपोटेन्यूज किधर है, इधर है, तो इधर 1 आ जाएगा। तो sin थीटा निकाल लोगे ना अभी, अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कहानी क्या है राम कहानी। तो यहाँ पे
यहाँ पे साइन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, फटाफट सिंपल सा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा के लिए यहाँ पे कोई भी चीज ले लो, सपोज एक्स मान लिया और स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 माइनस 0.8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको 0 पॉइंट यहाँ पे समथिंग जो भी आएगा आप यहाँ पे सॉल्व करना। तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 होता है, 0.8 इंटू 0.8 8 होता है 0.64, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस 0.64 इसको फटाफट आप लोग सॉल्व करोगे जब भी, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 3.6 समथिंग, 0.3.6 यहाँ पे मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ले लेना स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, ध्यान दो अच्छे से, साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.6, ओके। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे 0.36 है और स्क्वायर रूट लूंगा तो 0.6 बड़ी नंबर कैसे आएगी, एक बार लेके देखना, ये पॉइंट है, पॉइंट का कमाल ऐसे ही होता है, ठीक है। याद रखना अच्छे से करके एक बार देखो, मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपने को पता चल गया भाई, कॉस थीटा भी मिल गया, साइन थीटा भी मिल गया, तो अपने को यहाँ पे टेन थीटा भी मिल जाएगा ना, टेन थीटा भी मिल जाएगा ना। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट में यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अपोजिट में वैल्यू यहाँ पे है और अपोजिट की वैल्यू कितनी है 0.6 और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 0.8 है, तो 0.6 अपॉन 0.8 टेन थीटा भी मिल गया। इसी से बस ये ट्रायंगल याद रखना बस, ठीक है। ट्रायंगल आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आपको सारी चीजें पता रहेंगी, सब आ जाएगा, सारी वैल्यू रपर आप यहाँ पे ऐड करो और एकदम फटाक से 2 मिनट के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। 0.045 जूल यहाँ पे आंसर है अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा पीई इज इक्वल टू PE2 माइनस PE1। बोलोगे ये किधर से आया भाई, तो ये किधर से आया देखते हैं ना अभी। तो यहाँ पे सी पे क्या था, पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और मैंने मान लिया यहाँ पे, फिर बाद में बॉब यहाँ गया, इनिशियली बॉब क्या था, यहाँ था, तो मैंने मान लिया PE1 ये है, फिर PE2 यहाँ पे, बिकॉज बॉब यहाँ से जब हमने घुमाना स्टार्ट किया तो हल्का सा अपना बॉब उठ जाएगा ना कॉनिकल पेंडुलम में, जब उठ जाएगा तो कितनी हाइट में उठा इसने, तो ये हाइट में टोटल h हाइट में उठा ऊपर, तो यहाँ पे mgh आ जाएगा, ये इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली यहाँ पे, फाइनली ऐसा हम लोग फटाफट माइनस करेंगे। PE2 की वैल्यू कितनी है, mgh है, इनिशियली क्या है 0। कभी कभी इस चीज को हम ना डेटम बोलते हैं, और हमने पढ़ा था डेटम में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बिकॉज ये रेफरेंस लाइन होती है, यहाँ पे ये रेफरेंस, यहाँ पे एक लाइन होती है, रेफरेंस लाइन में वैल्यू 0 होती है, हमेशा याद रखना अच्छे से, ठीक है। हमने इसके बारे में थियरी में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, याद रखिए। 11th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने कॉनिकल पेंडुलम वगैरह देखा था, ठीक है। चलो तो mgh था। अब ये जो हाइट है ना h, यहाँ पे ध्यान देना, जो हाइट h की वैल्यू है, ये हाइट है जो h, यहाँ पे क्या है, ये टोटल हमको अभी ध्यान से समझना है कि जो O पॉइंट है यहाँ से लेके और इस C पॉइंट तक का हाइट देखना है, ये टोटल हाइट है अपने स्ट्रिंग का, हमको निकालना है h की वैल्यू, h की हाइट क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना अच्छे से, OC टोटल हाइट माइनस, ध्यान देना अच्छे से, OB यानी कि यहाँ तक का हाइट, यहाँ तक का हाइट OB है और टोटल हाइट कितना है OC है, तो OC में से OB माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला मिल जाएगा हाइट, यानी h की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि h का मतलब क्या है OC माइनस OB है, ठीक है। और OC क्या है, टोटल स्ट्रिंग का लेंथ है, तो L आ जाएगा। OB क्या है, OB वही लेंथ है जितने में अपना बॉब रिवॉल्व कर रहा है ना, समझा कि नहीं, यही तो है OB, ठीक है। तो OB क्या हो जाएगा, L cos थीटा। अब क्या करना है, अब फटाक से L कॉमन ले लो, तो mgL बन जाएगा, 1 माइनस cos थीटा यहाँ पे आ गया, m की वैल्यू 0.1 पता है, g की वैल्यू 10 लेनी है, L की भी वैल्यू 0.2 पता है, 1 की वैल्यू cos थीटा 0.8 आया, फटाफट मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 0.2 0.04 जूल यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने को 0.04 जूल मिल गया, ठीक है। बुक में आंसर रॉन्ग रहेगा, आप समझ सकते हो, जो भी होगा करेक्ट होगा, ठीक है। 0.40 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान क्वेश्चन, फटाफट देख लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही आसान है, फटाफट आपको देखना है। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एज ए पार्टिकल ही मानना उसको, मोटरसाइकिलिस्ट मत मानना, बुक ने बोल दिया है, कंसीडर कर लो। इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सब कर पाओगे। इनसाइड स्फीयर ऑफ डेथ, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज, 6 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में 6 था तो घूम के वापस से कहाँ गया, 10 मीटर में पहुंच गया, समझा कि नहीं, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में स्पीड जा रही है उसकी,
ठीक है। नाउ कैलकुलेट डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे डायमीटर अपॉन 2 रेडियस, यानी कि डायमीटर क्या होता है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। याद रखियो अच्छे से, थोड़ा सा रिलेशन मैं आपको बीच बीच में देते रहूंगा। तो स्फीयर ऑफ डेथ याद रखियो, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। मिनिमम स्पीड निकालनी है अपने को, ठीक है, वैल्यूज, स्पीड की वैल्यूज। चलो फिर फटाफट देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन में। चलो तो यही क्वेश्चन है अपना। तो इनिशियली यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इनिशियली VL है, लोअर लिमिट है इसकी, और हायर लिमिट स्पीड की यहाँ पे है जहाँ की इसकी वैल्यू 10 दिखाएगा। तो यहाँ पे कितनी थी, 6 थी इनिशियली, फिर 6 से 10 पे गया। यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया अपने सर्कल का, वर्टिकली परफॉर्म कर रहा था ना मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे जब वर्टिकल परफॉर्म कर तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो यहाँ पे रेडियस R मान लिया, सर्कल बनेगा तो उसका रेडियस R माना। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि टेंशन था, टेंशन को हमने नॉर्मल रिएक्शन मान लिया, बिकॉज जब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जब यहाँ पे बॉडी होगी तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर एक्ट करता है, फिर ये घूम 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 के यहाँ पे जाएगा, तो इस बॉडी का जो टकला रहेगा नीचे हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वर्क करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, सेंटर में क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, ठीक है। चलो अभी आपको समझ गया होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो तो गिवन डेटा है VL लोअर लिमिट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद VH है जो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, डायमीटर है D है, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। सॉल्यूशन हियर, यहाँ पे आप देखो जितनी एनर्जी यहाँ पे थी ना उतनी एनर्जी यहाँ भी होगी, तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमेशा चेंज नहीं होती है भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए किसी भी पोजीशन में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है टोटल एनर्जी, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो टोटल एनर्जी एट लोअर हाइट एंड एट हायर हाइट, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अच्छे से दोनों की जो यहाँ पे अपनी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है यानी टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L एंड काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट H, यानी कि एट H एंड एट L, दोनों को देख लेते हैं फटाफट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mvl स्क्वायर प्लस mgh, 1/2 mvh प्लस mgh, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो 1m कॉमन ले लिया हमने, देखो यहाँ पे m हमने सबसे, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m सबसे कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पे m सबसे कॉमन, यहाँ पे एक m आ गया, यहाँ पे एक m आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक m, यहाँ पे एक m बाद में काट देंगे, ठीक है। चलो 1/2 VL स्क्वायर mgh, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो हाइट है यहाँ पे 0 रहेगी ना स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भाई चला ही नहीं अपना ऑब्जेक्ट, ये L पे ही खड़ा है अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे L पे ही खड़ा है अभी भी, जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो हाइट कितनी रहेगी, h रहेगी, और जब ये चल के h के पास जाएगा तो एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक का r हो गया, और दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक का दूसरा रेडियस हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2r, ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। तो ये वाली कंडीशन की h की वैल्यू क्या आएगी, 2r आ जाएगी। तो इसको याद रखना अच्छे से। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए, देखो h की जगह में यहाँ पे 2r, यहाँ पे h की जगह में 0, ठीक है, याद रखना। चलो तो 1/2 VL स्क्वायर मिल जाएगा, बिकॉज m से m क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ पे mgh तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। 1/2 VL स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1/2 VH का स्क्वायर देखो आ गया, फिर mg 2r है, तो देखो 2r क्या होता है, ये रेडियस होता है ना, इस फॉर्मूले से देख लो यहाँ पे जरा, तो ये 2gr ओनली बचेगा, ठीक है। तो 2gr यहाँ पे, ये m एक्चुअली नहीं आएगा, बिकॉज m तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो m कहाँ से वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा m नहीं आएगा, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो g2r, 2r का मतलब क्या होता है, d होता है रेडियस, तो gd यहाँ पे आ जाएगा 1/2 VH स्क्वायर, यहाँ पे देखो अच्छे से 2/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, तो अपॉन में देखो यहाँ पे 2 आ गया, फिर देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने को VL स्क्वायर इक्वल टू VH प्लस 2GD, ठीक है। फिर VL की वैल्यू अपने को मालूम है 10 थी, और VH की वैल्यू अपने को मालूम है 6 थी, फिर 2 इंटू G की वैल्यू 10 है, और D तो फाइंड ही करना है, तो D इज इक्वल टू यहाँ पे फटाफट 64/23.2 मीटर यहाँ पे अपने को मिल जाएगा डायमीटर। सॉल्व करोगे समझ जाएगा, देखो ऐसे 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36, और 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, और D यहाँ पे डायमीटर। सॉल्व कर लो जल्दी से, आंसर आ जाएगा 3.2 मीटर, ठीक है, याद रखना। तो ये डायमीटर कितना मिला, 3.2, रेडियस कितना होगा इसका हाफ यानी 1.6, ये होगा रेडियस, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है ना, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, एक दो बार आप देखो, समझोगे, खुद समझ जाएगा। 2 को हमने बैलेंस किया है ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, बिकॉज अपने को 2 को काटना था इसके लिए। तो रेडियस मिल जाएगा 1.6 मीटर। हेयर मिनिमम स्पीड लिमिट अब निकालते, तो नीचे मिनिमम स्पीड लिमिट कितनी होगी, सबसे टॉप पोजीशन पे मिनिमम स्पीड लिमिट होती है
हमको मालूम है, कैसे मालूम है कि जब हम लोग किसी भी चीज को ऊपर भगाते हैं तो सबसे टॉप में टेंशन कम होता है, नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, तो वहां पे स्पीड कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप कंडीशन पे क्या होगी, स्पीड बहुत कम होगी, यानी रूट आर जी। तो रूट आर जी, आर की वैल्यू 1.6 मिल गई, यहाँ पे देखो रेडियस, और जी की वैल्यू 10 पुट किया, आया आंसर 4। सिमिलरली मिनिमम स्पीड एट लोअर पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे 5 आर जी, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो 5.6 पुट किया, आंसर रूट 80, 4√5 मीटर पर सेकेंड, आंसर मिल गया। ठीक है, तो बहुत चिंदी क्वेश्चन था, आसान था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, एक मेटालिक रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक है, कंसेप्ट यहाँ से एमसीक्यू भी बनते हैं। तो मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ध्यान देना अच्छे से क्या बोल रहा है वो। तो एक मेटालिक रिंग है, रिंग का मास है 1 kg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 नहीं, ओनली क्या है, kg मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया mr इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखोगे चलेगा। व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, याद रखना अच्छे से। इट इज मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पिघला दिया अच्छे से, उसको एकदम उसको गर्म करके लावा बना दिया उसका। एंड रीमोल्डेड मतलब फिर से उसको वापस से कुछ नया बनाया, एक लोखंड को पिघला के वापस से कुछ बना सकते हो ना, वही रीमोल्ड किया। इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, रिंग से अब डिस्क बना दिया। तो रिंग का जितना मास रहा होगा 1 kg, उतना ही मास रहेगा डिस्क का भी, बिकॉज मास थोड़ी चेंज होता है, मास तो कांस्टेंट होता है ना, तो मास सेम रहेगा। ऑफ द सेम रेडियस, और सेम रेडियस वाला भी बनाया डिस्क, क्योंकि डिस्क भी राउंडेड होता है, उसका रेडियस होता है ना, इसके लिए। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 1 kg मीटर स्क्वायर था। तो डिस्क का क्या होगा, जबकि रिंग से ही डिस्क बनाया है, तो क्या होगा, 1 kg मीटर ही होगा ना, सिंपल सी बात है, ये तो सामने दिख रहा है। चलो देख लेते हैं अभी, सिंपल सी भाई, जब रिंग से ही डिस्क बनाया है तो मास भी सेम होगा इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग 1 kg होता है, तो डिस्क का भी इतना ही होगा। बट फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। चलो, तो गिवन दिया है रिंग का मास है 1 kg और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 kg मीटर स्क्वायर है। फिर डिस्क है आई डैश, मान लिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट द डायमीटर इज कितना होता है, 1/2 मीटर स्क्वायर। अबाउट द डायमीटर, ये अपना रिंग है और इसके डायमीटर से अपना एक्सिस जा रहा है, तो आईडी यानी अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 1/2 मीटर mr स्क्वायर हो जाएगा, और 1 kg पर मीटर यहाँ पे हम लोग, या फिर देखो जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है ना, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए लिखा है, 1 kg मीटर स्क्वायर चाहे लिखो, और चाहे 1 kg पर मीटर -2 लिखो, जिसको दिमाग होगा ये इसको, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ जाएगा। ठीक है, चलो, तो 1/2 क्यों ऐसा क्यों होता है, चलो बता देता हूँ, बताए बिना रहूंगा नहीं। तो 1/10 है ना, पावर 2 है, तो ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, 10⁻² होता है, तो ये अपॉन में है ना मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 मीटर का स्क्वायर ही होगा ना। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसा लिखा है जिससे आपको समझ में आए ना। सिमिलरली यानी कि अपने को जो रिंग का है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर है, और वही क्या है, इक्वल किसके है, 1 kg पर मीटर स्क्वायर के है। तो सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर क्या होगा, तो 1/2 mr स्क्वायर ये भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और 1/2 mr स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देख के रखा है ना, kg। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, कितना मिला, 1 kg मीटर स्क्वायर। तो इतना सिंपल सा था, क्योंकि 1/2 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिलेगा जो कि खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं नहीं करके देने वाला। ठीक है, चलो, तो एक बिग डंबल बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म। अब डंबल बोला है, देखो, तो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 kg, रॉड का मास, एक रॉड है, रॉड का मास है 60 kg एंड लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो रॉड है उसका लेंथ भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द टू एंड ऑफ द रॉड। तो ये रेडियस किसका है, स्फीयर का है। डंबल बनाना है, एक रेडियस यहाँ पे, स्फीयर यहाँ पे, दूसरा स्फीयर यहाँ पे, इनका जो रेडियस है वो कितना है, 10 है। मास का जो टोटल यहाँ पे जो रॉड का लेंथ है वो कितना है, 20 है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल बेल
व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, यानी रोटेट कर रहा है तो ये एक्सिस इसका हो गया और ये एक्सिस इसका हो गया, और ये रोटेट कर रहा है पूरा तो ये एक्सिस इसका हो गया। मैंने इसको एक्स या एक्स डैश मान लिया, कुछ भी, ये एक्सिस है, ठीक है। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी कि सबको देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सारे लेंथ को, सारा का सारा एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो चलो अच्छे से डायग्राम यहाँ पे समझ लेंगे, अभी सब आपको समझ जाएगा अपने आप। गिवन, तो मास ऑफ जो यहाँ पे है रेडियस है, यहाँ जो अपना मतलब मास है पूरा अपने रॉड का 60 ग्राम है। फिर लेंथ ऑफ रॉड है 20 सेंटीमीटर। मास ऑफ स्फीयर है, दोनों स्फीयर है जहाँ पे जो मास है जिससे हमने डंबल बनाया जिम वाला वो 50 ग्राम है। फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पुट किया है। टोटल इस एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो अपना लेंथ है, यानी कि जो रॉड का लेंथ है स्फीयर के सेंटर से लेके वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैंने एक्सिस का नाम दिया एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस। आईसी क्या है, स्फीयर यहाँ पे, और ये भी आईसी स्फीयर ऑफ एक्सिस है। स्फीयर के बीच में से जो एक्सिस गया है उसे मैंने आईसी बोला है और रोटेट कर रहा हूँ। सो हियर एक्स एंड एक्स डैश आर पैरेलल है किसको, एक्सिस गोन थ्रू द स्फीयर। तो ये और ये एक दूसरे को पैरेलल है, इसको भी पैरेलल है, समझा कि नहीं। चलो तो अब यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और निकालते हैं जल्दी जल्दी अपना आंसर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस पूरे डंबल का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना कि जितना रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पहले रॉड के एक्सिस में से एक्सिस बाय एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। तो पहले रॉड का, फिर पहले स्फीयर के एक्सिस का, फिर दूसरे स्फीयर के एक्सिस का, सबको कर देंगे ऐड, मिल जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के इसमें आपके टेक्स्ट बुक के सबसे लास्ट में येलो कलर में बहुत सारा स्फीयर का फॉर्मूला दिया है। पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूला याद नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, मतलब समझेगा ही नहीं कुछ भी। ओके, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr/l/r/12 होता है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ma², जहाँ पे a क्या है अपना टोटल यहाँ पे रेडियस है और m है मास। फिर IC ma², ये भी सेम ऑफ द सेकंड स्फीयर के लिए। फर्स्ट स्फीयर जितना था भाई उतना ही सेकंड स्फीयर के लिए भी रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ IC 2 टाइम्स ऑफ 2ma यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी, ठीक है। समझ गया होगा आपको। और बाकी ये चीज एकदम सेम रहेगी। फिर ये चीज को हमने वापस से सेम mr/l/r रॉड का जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन 12 साइड रखा। यहाँ से इस 12 को ये 2 को और 2 को हमने ले लिया कॉमन। और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने से पहले ये IC का क्या करेंगे, IC होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/5 mr²। समझा कि नहीं। जैसे रिंग के डायमीटर्स का क्या होता है 1/2 mr², तो वैसे ही स्फीयर का जो होता है 2/5 mr² होता है, प्लस ma² यहाँ पे स्फीयर का, यहाँ पे मास और a है उसका रेडियस। 2/5 ms कितना वैल्यू है 50 दिया है, रेडियस कितना दिया है तो 10 दिया था, 10 का स्क्वायर किया तो 100 बन गया, बिकॉज यहाँ पे रेडियस कितना है r का स्क्वायर है। m कितना है 50, a का स्क्वायर देखो, a क्या है रॉड का लेंथ है ना, तो रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 20 है रॉड का लेंथ। देखो यहाँ पे देख के रखा है ना 20 है रॉड का लेंथ, ठीक है। सब हम लेंगे, हमने सारी यूनिट CGS में रखी है। एक भी आपको मीटर नहीं दिखेगा, एक भी आपको किलोग्राम नहीं दिखेगा, ठीक है। सारी चीजें ग्राम और सेंटीमीटर में दिखेंगी। ये होती है CGS यूनिट। हमने CGS में काम किया है। आप चाहो तो SI में काम कर सकते हो, कन्वर्ट कर देना, इसको सॉल्व करके कर देना आप सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, कर सकते हो आप लोग आराम से, परफेक्ट आंसर मिलेगा। फिर आगे मास ऑफ द रॉड 60 होता है, लेंथ ऑफ द रॉड जितना भी था तो उसका 20 था ना, 20 का स्क्वायर करोगे 400 होएगा और अपॉन 12 2 है यहाँ पे। फटाफट सबको सॉल्व करूंगा, मिलेगा मुझे 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करके देखो, यही आंसर मिलेगा, नहीं मिला तो बताना। ये आंसर आप निकालोगे कैलकुलेट करके, क्योंकि आसान है, विदाउट लॉग टेबल सॉल्व कर सकती हो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसमें भी। तो ए फ्लाई व्हील, घूमने वाली एक व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पोट्स इज सेट इनटू रोटेशन 100 RPM। 100 RPM इसका फ्रीक्वेंसी है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ 10 kg, मास मिल गया, रेडियस मिल गया। A lump of clay to be taken equivalent to particle of a mass 1.6 ग्राम। एक क्ले लिया, थोड़ा सा क्ले ले लिया, लंप ऑफ क्ले ले लिया 1.6 ग्राम जिसका वजन है, और उसी डिस्क के ऊपर इसे गिरा दिया, एंड अधेयर्स चिपका दिया,
इट एट सर्टेन डिस्टेंस x, किसी x डिस्टेंस में उसे चिपका दिया हमने। फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट x, द व्हील नाउ रोटेट एट 8 RPM। समझना अच्छे से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आया था, जब भी मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स को हमारे बोर्ड में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला था पता है इस क्वेश्चन में, याद आ गई इस क्वेश्चन को सुन के। यहाँ पे देखो ऐसा डिस्क है, रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आपको एक ऐसा दे के रखा है, एक ये एक्सिस है, रोटेट कर रहा है ये डिस्क, कितने की स्पीड से, 100 RPM से रोटेट कर रहा है। जब आपने इसमें क्ले यहाँ पे गिरा दिया एट अ डिस्टेंस x में, क्ले आपने गिरा दिया, तो क्ले का एक्सिस सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, तो आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 100 RPM से घूम रहा था, अब ये 80 RPM से घूमेगा। समझा कि नहीं, पहले 100 से घूम रहा था, अब जब क्ले गिरा दिया तो 80 RPM से घूमेगा, बिकॉज वजन बढ़ जाएगा ना इसके लिए। ठीक है, अब ये क्ले भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। समझ गया होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलो डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब आपको सारा समझना है। ठीक है, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल है। जब क्ले गिर गया तब का ये वाला है, और जब क्ले नहीं गिरा था तब का ये वाला है। तो F1 फ्रीक्वेंसी 100 RPM, मास जो था कैपिटल M जो है, ये डिस्क का मास है 10 kg, ओनली 10 kg, और स्मॉल m हमने क्ले का मास ले लिया। स्मॉल m कैपिटल M में थोड़ा सा डिफरेंस समझना। 1.6 kg मास ऑफ क्ले है। F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 80 RPM। RPM यहाँ पे देके रखा है, देख लो, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, हमने सारी यूनिट ऐसे ही देखेंगे। RPM यानी मास होता है, मिनट होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और kg क्या होता है, किलोग्राम होता है। चलो तो फटाफट अभी सॉल्व करते हैं ना यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डिस्क का, बस अपने आप सारी चीज निकाल लोगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, अच्छे खासा आंसर निकालेंगे। चलो चलते हैं। तो सपोज चाहे तो वैसा भी करें, नहीं भी तो दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। चलो निकालते हैं। तो नो एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे अप्लाई, कोई भी बाहर का टॉर्क यानी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कोई बाहर का फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं ना, ओनली एंड ओनली इस क्ले में ही ऑब्जेक्ट जो है वही फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस यानी वजन जो उसका वेट है वही फोर्स अप्लाई कर रहा है डिस्क में, इसीलिए उसका जो रिवॉल्यूशन पर मिनट था वो थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या बोलता है कि जब उसमें डिस्क में नहीं गिरा था तो L1 उसका मोमेंटम था, जब गिर गया क्ले तो L2 हो गया, बट दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहता है, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, L1 की वैल्यू है I1 ओमेगा 1, I2 की वैल्यू है I2 ओमेगा 2, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 पाई f1 2 पाई f2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I1 f1 I2 f2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 यानी कि ये होता है यार 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, मैंने 2 अपॉन रख दिया है, तो वो इसीलिए बार बार फॉर्मूला याद होता है, तो फिर दूसरे फॉर्मूले बोलने को जमते नहीं है। ठीक है, तो mr स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक ही बात है। तो F1 यहाँ पे आ गया, 2 पाई यहाँ पे देखो कैंसिल कर दिया था हमने, इसीलिए गायब हो गया, 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे I1 mx का स्क्वायर प्लस F2, ये फॉर्मूला है दूसरा I2 के लिए। ये I2 क्या है, I2 जब क्ले गिर गया तब का ये कंडीशन है, और I1 F1 क्या है, जब नहीं गिरा था तब का कंडीशन था। जब नहीं गिरा था तब तो नॉर्मल है भाई, डिस्क का फॉर्मूला mr स्क्वायर अपॉन 2 F1 रहेगा। जब गिर गया तब क्या होगा, जब गिर गया तो I1 तो डिस्क का हो गया, समझा कि नहीं, I1 डिस्क का हो गया, और mx स्क्वायर क्या रहेगा, उस क्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास स्मॉल m है क्ले का, और x क्या है, डिस्टेंस है उस क्ले का, और F2 तो फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी रिवॉल्व करेगी 80 RPM। ठीक है, तो कोई जो बहुत दिमाग वाला होता है डायरेक्टली यहाँ पहुंचता है, समझा कि नहीं, वो ये सब के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, जिसको MCQ वगैरह सॉल्व करने होते हैं, बिकॉज हमको तो पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व ही होगा, तो जो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। ठीक है, चलो तो mr स्क्वायर अपॉन 2 F1 फटाफट देखते हैं, mr स्क्वायर अपॉन 2 mx स्क्वायर F2, mr स्क्वायर इंटू यहाँ पे F1 की वैल्यू 100 है, कट कर दो जल्दी जल्दी, mr स्क्वायर mx स्क्वायर 80, स्मॉल m याद रखना क्ले के लिए, 50 mr स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो ये 80 अंदर दे दिया सबके, जब अंदर दे दूंगा तो 80 अपॉन 2 और 80 mx स्क्वायर, 80 से 2 से 80 यहाँ पे कैंसिल, तो 40 mr स्क्वायर, 80 mx स्क्वायर, यहाँ पे 50 mr स्क्वायर। ये देखो जब हम लोग इस 40 mr स्क्वायर को इस साइड भगाएंगे तो माइनस करके 10 mr स्क्वायर दे देगा, और ये बचेगा 80 mx स्क्वायर। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, mr स्क्वायर अपॉन 8 स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M की जो वैल्यू है मास 10 दिया है, R की वैल्यू 0.4, स्मॉल m की वैल्यू 1.6, सारी वैल्यू सॉल्व किया, 1.6 अपॉन 1.6,
1.6 से कैंसिल, 1/8 एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया 1/√8। 1/√8 को देखो हम क्या कर सकते हैं, 1/√8 है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। फिर इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो 2 बाहर जाएगा और अंदर √2 बचेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। चलो याद रखना अच्छे से, तो यहाँ पे आ गया 1/2√2। फिर √2 की वैल्यू होती है, याद कर लो इसको भी, 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा 2.82 आ जाएगा, वैल्यू मिली एक्स की, यानी 0.3536 मीटर दूर था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाक से जल्दी, और इसके बाद ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा भी है, मजा आएगा इसमें, बहुत अच्छी चीज पूछी है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट। बोला क्या है ये देखो अच्छे से, फिर से रीड करो अच्छे से जरा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, an object roll down along an inclined that rises by 3 in every 5 along it। जब आप 5 जाओगे तो इसकी हाइट जो इंक्लाइंड है, किसी न किसी चीज से जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब सरफेस रहा होगा, यहाँ पे थीटा से इंक्लाइंड है, तो वो कितना बढ़ेगा, बाय 3। जब आप 5 से बढ़ोगे इंक्लाइंड की तरफ तो यहाँ पे 3 हाइट इंक्रीज होगी। जब आप 10 जाओगे तो ये 6 बढ़ेगा। समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ इसने यहाँ पे बोला है, समझा कि नहीं, ये पहली लाइन का मतलब था। जब आप बाय 3 से इंक्रीज हो जाओगे तो 3 से यहाँ पे, जब बाय 5 से बढ़ोगे ना, अलोंग द इंक्लाइंड, जिधर इंक्लाइंड हो उधर अगर 5 से ऊपर की तरफ जाते हो तो 3 ऊपर अपने आप उसकी हाइट बढ़ जाएगी। जब 10 हो जाएगा इसका मतलब तब 6 हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाओगे, समझा कि नहीं। देन आगे बढ़ते, द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ, स्पीड तब ऑब्जेक्ट की स्पीड √10 मीटर पर सेकेंड है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसने 5/3 चला, यानी कि यहाँ पे 5/3 चला, ठीक है, और स्पीड √10 मीटर पर सेकेंड मीटर है इंक्लाइंड की तरफ। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप, तो वो क्या है, या तो वो रिंग है, क्या वो होलो सिलेंडर है, क्या वो डिस्क है, वो क्या है जिसमें ऐसा हम कर रहे हैं और अपने को ये मिल रहा है, वो क्या चीज है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं अच्छे से। ये तो पक्का है कि भाई इंक्लाइंड शेप है, ठीक है, गिवन डेटा है अपना v = √10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी बात, जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड वो कितना है, 5/3 मीटर है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन कौन सा है, यही वाला जो ऊपर का ये है ना, यहाँ से लेके ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है। तो इसमें लेंथ कितना है इसका, 5/3 है, हाइट कितना हमने माना h है। और हमेशा याद रखना जो हाइट होती है वो क्या होगी, L sin थीटा। वाई, बिकॉज ये अपोजिट है और यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये h = L sin थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी रोलिंग बॉडी ना, देखो अच्छे से ध्यान देना, जब इंक्लाइंड सरफेस है तो यहाँ पे कोई बॉडी होती है तो वो रोल करती है। जब रोल करती है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है यहाँ पे रोलिंग बॉडी का मोशन, ठीक है। रोलिंग बॉडी क्या होती है, रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन और जो अपना लीनियर मोशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन, ठीक है। याद रखना अच्छे से, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग मोशन। रोल करता है जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई डिस्क या कोई चीज है, सपोज ओरियो बिस्कुट यहाँ पे ले लो और ओरियो बिस्कुट को आप यहाँ से गिरा रहे हो, तो क्या करेगा, ये रोलिंग मोशन करेगा। तो इसमें दोनों यानी कि ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन दोनों अप्लाई होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर जो अपना सिलेबस था वहां भी ये क्वेश्चन था सेम, और ये 2014 के बोर्ड पेपर में आया भी था, 2014, ठीक है, 2014-15 में आया था ये, ठीक है। आप जाके अच्छे से देख लेना, परफेक्ट मुझे ईयर नहीं पता है। चलो, तो ना टोटल वेलोसिटी जो है ऑफ रोलिंग बॉडी क्या होती है, फॉर्मूला याद रखो, √2gh/1 + k² r², ठीक है, k² के अपॉन में r² है, स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूं मैं, तो v² बन जाएगा और ये रूट गायब हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे, देखो v² हो गया और रूट गायब हो गया। आगे देखते हैं, 2gh बोला है, h की वैल्यू है L sin थीटा, 2g है यहाँ पे 1 + k² r², ठीक है। v की वैल्यू √10 है तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 है यहाँ पे, g की वैल्यू 10 लेनी है, h की वैल्यू क्या है 5/3 और यहाँ पे l जो l की वैल्यू है वो 5/3 और sin थीटा 3/5 आया। अब आप बोलोगे कैसे भाई, यहाँ पे sin थीटा 3/5 कैसे आया, तो देखो ध्यान देना, पहली कंडीशन क्या बोला था कि जब आप इंक्लाइंड की तरफ 5 बढ़ोगे तो हाइट कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ेगी, ये है थीटा। चलो लगा लो यहाँ पे फटाफट sin थीटा का फॉर्मूला, sin थीटा = क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट में कौन, 3 है,
3 अपॉन हाइपोटेन्यूज में कौन 5, 3 अपॉन 5 क्या है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे देखो 3 अपॉन 5 है। एल की वैल्यू कितनी है वो तो हमको पता ही है, हमको पता है ना 5 अपॉन 3 था। लेंथ टोटल इंक्लाइंड सरफेस का लेंथ 5 अपॉन 3 था, गिवन है। ठीक है, तो 5 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5 कट बीट के क्या दे देगा भाई, ये तो 1 दे देगा। तो 10 इंटू 20 ओनली बचेगा और इंटू 1 करना है कर लो, बिकॉज यहाँ से जब काटो पीटोगे तो ये 1 बचेगा। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 10 है यहाँ पे, रूट का स्क्वायर करोगे 10 बचेगा। इस पूरे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर को इस साइड भगाया और 10 को नीचे लाया, देखो 1 प्लस के स्क्वायर आर इधर आ गया और 20 अपॉन 10 बच गया, 0 0 कैंसिल, बचेगा 2। आंसर आया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, फिर इस मैंने इस 1 को भगा दिया 2 की तरफ, तो बचेगा ओनली के स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलेंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एम। एम क्या है, मास है, मास कांस्टेंट होता है सबका, कभी चेंज नहीं होगा, तो वैसे भी हम बैलेंस कर रहे हैं, बाय सम मास से हमने मल्टीप्लाई किया। एम के स्क्वायर क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, किसी चीज का रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है, समझा कि नहीं। तो एम के क्या होता है, आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आ गया एम आर स्क्वायर, समझा कि नहीं। तो अपने को एम के स्क्वायर आई इक्वल टू हमने पढ़ा था ना, एम के स्क्वायर ये क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, और जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, आर होती है, हमको मालूम है ना ये बात। ठीक है, तो यानी कि एम के स्क्वायर की जगह में भी आई होता है। ठीक है, यही चीज अपनी मेन इंपॉर्टेंट है। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और एम आर स्क्वायर से हम शेप ऑफ द बॉडी पता करेंगे, कैसे, क्योंकि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर मिला, और एम आर स्क्वायर ओनली एंड ओनली दो चीज का ही शेप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। पहला तो रिंग होता है और दूसरा होलो सिलेंडर होता है, इनका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एम आर स्क्वायर होता है, इस चीज को याद कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो होलो सिलेंडर होगा अपना बॉडी ऑफ शेप, या तो रिंग होगा। सो ये था अपना लास्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वाले अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, सेकंड चैप्टर के, चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड थर्ड सब, तो आपको फटाफट इसका अभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स चाहिए रहेगा, यहाँ से अपने से मिल लो और यहाँ पे नोट्स ले लो, सारी चीज़ों को समझो। आप वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, ऊपर 3 डॉट स्क्रीन में क्लिक करो, 3 डॉट यहाँ पे ऐसे मिलेगा, वहाँ से जाओ, प्लेबैक में कम कर सकते हो। तो आपके ऊपर, आपको कैसे पढ़ना है, यूट्यूब आपको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और मैं तो हूँ ही, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।